नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक और क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं जो वनस्पति से रिलेटेड ही है। और जब अपनी इस सप्ताह की सोमवार को पहली क्लास आई थी तब मैंने आप लोगों को कह दिया था कि ये पूरा सप्ताह जो है अपन वनस्पति और वन संपदा को पढ़ने वाले हैं, ताकि अपना कहीं से भी एक भी प्रश्न बने ना तो वो जो है अपनी पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। अब कल वाली क्लास आप सभी ने देख ली होगी, और कल वाली क्लास जिसने देखी है ये तय है कि उसे आंकड़े जो है अब मुख्य जबानी याद है। मेन चीजें समस्या कहां आती है आंकड़े याद करने में। बाकी जैसे कंसेप्ट वगैरह एक बार समझ में आ गया तो चीजें याद भी हो जाती है। कंफ्यूजन कहां होता है? आंकड़ों में। याद क्या नहीं रहते? आंकड़े। तो कल वाली क्लास के बाद में आपको यह तसल्ली तो हो गई कि भैया आंकड़े तो हमें याद है। अब आज की क्लास आज की क्लास कल वाली क्लास से वैसे इजी है, ठीक है ना। जिसमें आंकड़ों में ही मेन तो समस्या होती है वो याद कर लिया। अब आज की क्लास में अपन को क्या पढ़ना है? वनस्पति का सामान्य वर्गीकरण पढ़ना है और मुख्य वनस्पतियां अलग से पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। अब वनस्पतियों से रिलेटेड आज एक ये क्लास है, एक कल आने वाली क्लास है, उसमें भी अपन मुख्य वनस्पतियां अलग से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो बच जाता है उस सबको अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे। यानी कि ये सप्ताह आप लोगों के वनस्पति पूरी। नेक्स्ट सोमवार से जैसे जो क्लास आएगी, अभी तो कल की क्लास आएगी वैसे गुरुवार को, लेकिन सोमवार से जैसे जो क्लासेस आनी है आप लोगों के, उसमें अपन क्या कर लेंगे, आप लोगों के वन्य जीव अभ्यारण्य और उनसे रिलेटेड आप लोगों को चीजें मैं करवा दूंगा। धीरे धीरे यदि आप देखोगे तो आप लोगों के सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अब कल कर्मचारी चयन बोर्ड ने नया कैलेंडर जारी कर दिया एक और। पता नहीं कितनी बार नए कैलेंडर जारी होंगे, ये थोड़ी सी समझ में कम आती है ये चीजें कि बार बार रिवाइज कैलेंडर, बार बार रिवाइज। तो पहले वाला कैलेंडर था उसमें मतलब सोच समझ के नहीं निकाला होगा, शायद कहीं उतावड़ में काट दी हुई, कभी गाई में काट दे भी पहला वालों मन लागे वो गाई में काटियो, या मन लागे वो 11 मार्च ने काटियो वो गाई में काट दियो हुई जन के अब थोड़ा सुधारा पाछो निकाला, ठीक है। अब नयो आयो है, मन लागे वो गाई में नहीं काटियो हुई, यानी कि ये थोड़ा आराम से निकाला होगा तो शायद इसको अब यथावत रखें। हालांकि पशु परिचर की जो एग्जाम डेट थी उसको थोड़ा सा जल्दी कर दिया है ना, 15 दिन पहले कर दिया। अब आगे नहीं खिसकाई, पहले कर दिया। और पहले जो आया था उसमें आगे खिसका दी थी। तो कुल मिला के जो है डेट के अंदर छेड़छाड़ की गई है। कल मैंने वीडियो बना के आप लोगों को वो चीज बता दी थी, ठीक है। तो थोड़े सी मतलब जागरूक रहे। अब यही कल वाले वीडियो में कहा था, जागृत रहे, जागरूक रहे। तो सुप्तावस्था का समय चला गया है, कमर कस लो भाई, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। चलिए अपन भी इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं सामान्य वर्गीकरण। यदि कल का जीजीडी फैक्ट आप लोग देखते हो तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को सामान्य वर्गीकरण पहले ही करवा दिया है। चलिए क्लास में भी पढ़ लेते हैं बढ़िया से सामान्य वर्गीकरण को। चलो भाई, पहली स्लाइड देखो। पहली स्लाइड ये है आप लोगों के सामने, यही कल जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दिया था। और इनका इंतजार अब आप लोगों के 4-5 दिन के अंदर पूरा हो रहा है। धमाका ये होने वाला है, आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। चलिए आते हैं अपन अपने जीजीडी फैक्ट पे। और देखो मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं बड़ा, क्योंकि मन ध्यान है टाबरिया अबार कहन रुक जी गुरु जी दिख को नहीं रियो है, दिख को नहीं रियो है, तो ले मैं इन बड्डो ही कर दूं थोड़ो, ठीक है। पूरी स्क्रीन मत लियो, ठीक। तो दिखी था ना, हाँ अब एकदम क्लियर दिख रहा है। अब यदि कोई कहे नहीं दिख रहा है तो उसको है ना, या तो अपने चश्मों के जो है नंबर बढ़ाने की जरूरत है, या चश्मे साफ करने की जरूरत है, या कोई कहे चश्मे पहनते नहीं तो पहनने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि अब एकदम क्लियर कट दिख रहा है। कुल मिला के सबसे पहले देखो सामान्य वर्गीकरण जो है आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है कितने भागों में बांटा है, तो 5 भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भागों में विभाजित। इससे पहले मैंने प्रशासनिक वर्गीकरण वगैरह वो आप लोगों को कल वाली क्लास के अंदर ही करवा दिया था, ठीक है। प्रशासनिक वर्गीकरण में आपको रक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत सारे के सारे बता दिए थे सभी। तो वहां तक तो अपने दिमाग में चीजें क्लियर हैं। अब सामान्य वर्गीकरण क्या ये पूछा जाता है? पहला सवाल ही आता है, क्या ये पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है, इसीलिए अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे पूछा जाता है, यही सारणी आप लोगों को याद करनी है। ऐसे ही पूछा जाता है, मैं पढ़ा देता हूं एक बार, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको याद कैसे रखना है और कैसे पूछा जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रकार के जो वन बताए इनके परसेंटेज याद रखने पड़ेंगे। सबसे बढ़िया बात मैं बताऊं आप लोगों को, इसमें यह पूछा जाता है सबसे ज्यादा कौन से और सबसे कम कौन से, बीच वाले कम पूछते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर 1 शुष्क सागवान वन। कैसे वन है? शुष्क सागवान वन। कितने परसेंट पे है? 6.86%। 6.86 86% पे शुष्क सागवान वन है।
देखो यहाँ पे वर्षा की मात्रा या इन वनों के लिए कितनी होती है, 75 80 से लगा के 110। अब देखो वर्षा जो है थोड़ी सी प्लस माइनस मान के चले, आप 10-15 सेंटीमीटर प्लस माइनस मान के चले। कट टू कट जो है वो डेटा कभी भी नहीं रहता है, वर्षा भी ऊपर नीचे होती है तो डेटा भी चलते हैं। आसपास का थोड़ा सा जो है अच्छे अभ्यर्थी की तरह आप लोग इसको मान कर चलें, ठीक है। ये आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए। कट टू कट रट्टा मारने मत बैठ जाना क्या हाँ बस 80 से 110 रट्टा मारना है, नहीं, रट्टा मारने से सिलेक्शन नहीं होगा, इन चीजों को समझ के चलना है, ठीक है। अब ये कहां पाए जाते हैं, जहां पे वर्षा देखो ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है तो वर्षा कहां ज्यादा है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से पेड़ आ गए इसके अंदर, तब देखो इसके अंदर आम, बरगद, गोंद, तेंदू, जाल, गूलर, खैर, महुआ, सागवान आदि पाए जाते हैं। पेड़ वैसे कम पूछे जाते हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाते कि इसमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन अपन जब वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो अपन पूरा ही पढ़ेंगे। इसमें सामान्य ऊंचाई जो है 10 से 21 मीटर तक होती है और उपयोग भवन और फर्नीचर निर्माण में किया जाता है। अब देखो सागवान की लकड़ी लगती है, ठीक है, आम वगैरह इनकी जो है लकड़ियां है, तो ये सारी की सारी जो है भवन निर्माण और इसके अंदर उपयोगी है। इसमें से याद करने वाली जो चीज है वो 6.86 और इनका ये याद रखना कहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। वर्षा नहीं भी याद रहे ना तो भी दिक्कत नहीं है, ये दो चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है, एक तो प्रतिशत और एक इनके कहां पे विस्तार पाया जाता है। तो नंबर 1 चीज क्लियर। नंबर 2 पे आते हैं, ये कैसे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोंक वन। अब देखो इसी से आप लोगों को याद रह जाएगा कि ये राजस्थान में सबसे ज्यादा है। जब मैंने इसकी पहले वाली क्लासेस ली थी उसमें मैंने बताया आप लोगों को कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, धोकड़ा वन बताया था, ये वही धोक वन है। तो ये सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं, ध्यान रखना 58% है, सबसे ज्यादा 58.11% सर्वाधिक ये पाए जाते हैं। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा है, मान के चलो 10-20 इधर उधर होता है, 30 से आप 80 भी मान सकते हो, 30 से 60 भी मान सकते हो, ये चलता है इसमें लमसम, ठीक है। कहां पाए जाते हैं, ये अरावली और मैदानी भाग में पाए जाते हैं। एक तो ये और एक ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें देखो ये धोंक यानी धोकड़ा सबसे ज्यादा, फिर खैर, ढाकोर, प्लास, साल जिसको कहते हैं सालर भी कह सकते हो आप, सालर, बांस आदि ये ज्यादा पाए जाते हैं। बांस तो एक तरह की वैसे घास होती है, सबसे लंबी घास मानी जाती है। उपयोग इसका जो है ईंधन और कोयला निर्माण में किया जाता है। ऊंचाई लगभग 8 से 12 मीटर तक इनकी ऊंचाई पाई जाती है इन वृक्षों की, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। अब देखो नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। अब पतझड़ वन का मतलब क्या है, जिसकी पत्तियां गिरेगी, तो पर्णपाती भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, पर्णपाती भी कह सकते हो। ये कितनी इनको वर्षा चाहिए, 80 से 100 सेंटीमीटर। मैदानी भाग में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें शीशम, गुलर, नीम, खस, सालर, बांस, कीकर, हरड़, बेड़ा, आंवला, करुंदा, अमलतास, पीपल आदि सब पाए जाते, ठीक है। यानी कि ज्यादातर वृक्ष इसके अंदर आ गए। एक मतलब एवरेज मान के चल सकते हो, हर तरह का जो है इस जलवायु के अंदर जो है हर तरह का वृक्ष पनप जाता है, ठीक है। इन्हें शुष्क मानसूनी वन भी कहा जाता है। एक बार प्रश्न इसी लैंग्वेज से बना, इन्हें शुष्क मानसूनी वन भी कहा जाता है। सर्वाधिक क्षति इन्हें हुई और मजबूत और बहु प्रयोजनशील ये रहते हैं, ठीक है। चलिए, शुष्क कांटेदार वन, यानी कि अब क्या होंगे, कांटे होंगे इसके अंदर, 6.26% है। ये देखो ये 28.38 है, ये 6.26% है, ठीक है। अब कांटेदार कहां होती है वनस्पति, मरुस्थल में होती है, तो वर्षा कम, 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान और मरुस्थल के अंदर, इसलिए ये वनस्पति क्या कहलाती है, मरुद्भिद, जिनको कहा जाता है जीरोफाइट्स, ठीक है। ये जीरोफाइट्स वनस्पति है। इसमें देखो खेजड़ी, सबसे ज्यादा इन वनों में खेजड़ी पाई जाती है। थोर, कैक्टस, बबूल, रोइडा आदि, और घास में सेवन, धामन, करड़, अंजद, मुरात, ये सब प्रोटीन युक्त घासें होती है, ये भी यहाँ पाई जाती है। जैसे लाठी सीरीज में ये घासें ज्यादा पाई जाती है ना। इन्हें मरुद्भिद या जीरोफाइट्स भी कहते हैं। और सर्वाधिक ओरण भूमि सबसे ज्यादा इसीलिए देवताओं के लिए छोड़ी गई मतलब भूमि होती है जिसपे सिर्फ पशु चलते हैं, वो ओरण कहलाते हैं। अभी ओरण में तो मकान बने थे, वो वाला केस बहुत जबरदस्त यहाँ जालोर जिले के अंदर गरमाया हुआ था, ठीक है। तो ये ओरण ध्यान रखना, ठीक। देखो 5वां क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये सबसे कम है 0.39%। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा ये दोनों याद रखते हैं। वर्षा 120 से 150, इनको सबसे ज्यादा वर्षा चाहिए। तो राजस्थान में बताओ सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, माउंट आबू में, माउंट आबू, आबू पर्वत, ठीक है। तो आबू पर्वतीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं।
आम, सागवान, जामुन, नीम, ये कोमा लगाना, बांस आदि सदा हरे भरे रहते हैं, औषधि युक्त होते हैं। 830 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है कहां? माउंट आबू के अंदर। ठीक है, माउंट आबू अभ्यारण्य है ना, वहां पे ये 830 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो देखो इसमें सार ये है कि याद तो देखो आप लोगों को ही करना है। ठीक है, जहां पे याद करवाने थे आंकड़े मैंने कल याद करवाए हैं, ये आसानी से याद होने वाली चीज है। इसमें से एक तो सबसे कम प्रतिशत ये 0.39 वाला ये, और एक सबसे ज्यादा ये दोनों आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। और एक ये शुष्क मानसूनी वन। ठीक है, ये तीन चीजें इनमें से बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। वैसे कल मैंने जीजीडी फैक्ट उपलब्ध करवाया है, वहां से बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ में आपको मिल जाएगा। फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप। ये था वर्गीकरण सामान्य जो आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा प्रशासनिक वर्गीकरण मैंने कल ही पढ़ा दिया है। ठीक है, आंकड़े मैंने सारे बता दिए हैं, कम ज्यादा वाले जिले बता दिए हैं। ठीक है, जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021-22 जो अपने आई है उसके अनुसार बता दी, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और नई वाली अभी तक नहीं आई है। अब पढ़ते हैं अपन वनस्पति अलग अलग। कहा गया रिमोट? ठीक है, देखो वनस्पति में अगर सब मतलब ज्यादा सवाल बने, अगर कोई वनस्पति तो वो बने खेजड़ियों। क्यों बने खेजड़ियों? सब ज्यादा बने। अब ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो रीट एग्जाम देंगे। रीट यानी ग्रेड थर्ड देंगे। ग्रेड थर्ड अब किस पैटर्न पे होगी, कैसे होगी, कोई पता नहीं है। लेकिन ग्रेड थर्ड जो लास्ट पैटर्न जो हुआ है, लास्ट एग्जाम जो हुआ है, उसमें एक स्पेशल टॉपिक था प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह वाले जो टॉपिक है ना, वो उसमें से दो आज बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे, एक तो खेजड़ी, एक रोहिड़ा। तो ये सीधी सीधी आप लोगों के फायदा ही है। हालांकि हर क्लास में फायदा ही है, नुकसान क्या है आप लोगों का? है क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं। तो ले आओ पढ़ो। देखो खेजड़ी में जो सवाल बने मैं सारे ही बता दूं था। यूं बार खेजड़ियों एक सवाल नहीं है, यूं बार मैं कह रही हूं एक सवाल खेजड़ियों यूं बार नहीं है। आज जो क्लास देख ली तो बस लीला लहर है। अब देखो राजस्थान का क्या कहलाता है? राज्य वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष। अब ये तो मतलब है ना, राजस्थान में रहने वाले हर व्यक्ति को ही पता होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं पता होना चाहिए, नहीं है कई लोगों को, लेकिन हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है। ठीक है, राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को दिया है इसका भी, और राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है उसका भी। दोनों को एक ही डेट याद रखनी है, 31 अक्टूबर 1983, 1983। वैज्ञानिक नाम इसका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। रोहिड़ा का पढ़ेंगे तो टिकोमेला अंडुलेटा। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। और मैं समझता हूं जहां तक जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो वास्तव में नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये चीजें याद है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, टिकोमेला अंडुलेटा, ये चीजें याद है। नहीं है तो कर लो भाई, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, उपनाम इसके क्या क्या है? राजस्थान का गौरव कहलाता है। एक दुर्ग भी है जो राजस्थान का गौरव कहलाता है। बताओ भाई कौन सा? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तो वो भी राजस्थान का गौरव कहलाता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा इसे कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष भी कह देते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कह देते हैं इसे। ठीक है, ये खेजड़ी का जो है एक एक चीज जो पेड़ की काम आती है सारी की सारी। अब देखो इसके स्थानीय भाषा में और अलग अलग नाम और है। स्थानीय भाषा में इसे जाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जाटी। वैसे पंजाबी भाषा में भी जाटी कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में जाटी और सिमलो दोनों ध्यान रखना है। जाटी और सिमलो दोनों ध्यान रखना। पंजाबी में भी जाटी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिंधी में कहते हैं छोकड़ो। हिंदी में क्या कहते हैं? छोकड़ो। वेद और वेद किस भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत में। तो वेदों और संस्कृत के अंदर समी वृक्ष कहा जाता है। ऐसे कहते हैं ना कि दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन पूजा होती है, तो ऐसे नहीं कहते कभी भी कि विजयादशमी के दिन खेजड़ी की पूजा होती है। ऐसे कहते हैं कि समी वृक्ष की पूजा होती है। अब समी वृक्ष कौन सा है? यही है। अरे भाई मान लो कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। वेदों में कहा कि समी वृक्ष की पूजा होती है, और समी वृक्ष इसी का नाम है, खेजड़ी का ही। तो खेजड़ी की पूजा होती है विजयादशमी के दिन। ठीक है, तमिल में कहते हैं इसे पेमे। तमिल में क्या कहते हैं? इसे पेमे कहते हैं। अब क्या ये चीजें पूछी जा सकती है? बिल्कुल, इसीलिए पढ़ाई है। ठीक है, कूट मिलन वाले और ऐसे जो आते हैं ना प्रश्न, उनमें जो है ये चीजें पूछी जा सकती है।
तो यहां तक ये याद करो, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो क्लास आधी हुई है लगभग, मान के चलो। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अभी तो खेजड़ी अपन 3 स्लाइड में पढ़ेंगे। है यूं मत मान लियो कि पूरी होगी, पूरी कौन हुई रे, पूरी ही पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब खेजड़ी की क्या होती है कि जड़ें है ना बहुत गहराई तक जाती है, अंदर गहराई तक जाती है। तो ये क्या है, रेगिस्तान में जैसे गहराई में पानी होता है तो वहां से भी जो है ये सर्वाइव कर जाता है, इसलिए ये जो है रेगिस्तान में अच्छी तरीके से पनप जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट के है खेजड़ी के मायने। खेजड़ी की पत्तियां जो है भैया लूम कहलाती है। क्या कहलाती है? लूम कहलाती है। और खेजड़ी के जो फल होते हैं ना वो कहलाती है सांगरी। क्या कहलाती है? सांगरी। अब देखो इसमें ध्यान रखना, खेजड़ी की जो पत्तियां हैं वो लूम कहलाती है, फल सांगरी कहलाती है। और इसी के फल सूख जाए, इस पे नीचे गिर के भी सूखते हैं, ऊपर भी सूख जाते हैं। सूखने के बाद यह ध्यान रखना कि इसके जो फल होते हैं वो सूखने के बाद इनको कहा जाता है खोखा। क्या कहा जाता है? खोखा कहलाते हैं। सूखने के बाद क्या कहलाते हैं? खोखा। ध्यान रखना भाई, चीजें जो है ध्यान रखने वाली है ये। सांगरी, सांगरी तो वैसे पचकुटा जो बनाते हैं ना सब्जी, राजस्थान की सबसे महंगी सब्जी मानी जाती है पचकुटा, जिसमें ये कैर, बूंदा, काचरे, सांगरी वगैरह सब डालते हैं। तो ये जो सांगरी होती है वो उसके अंदर मुख्य सब्जी होती है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखनी है, सांगरियां ही सूखती है तो खोखे कहलाती है, पत्तियां इसकी लूम कहलाती है। सर्वाधिक खेजड़ी वृक्ष कहां है ये पूछे ना तो देखो पश्चिमी राजस्थान में तो है, लेकिन आप लोगों को शेखावाटी दे रखा हो तो शेखावाटी करके आओगे, क्योंकि शेखावाटी में सर्वाधिक पाई जाती है खेजड़ी। सर्वाधिक कहां है? शेखावाटी के अंदर। ठीक है, अब देखो विजयादशमी के दिन, यानी कि विजयादशमी यानी दशहरा, दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा होती है और इसको कहा जाता है समी वृक्ष। क्या कहा जाता है? समी वृक्ष। तो ये ध्यान रखना है, दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। खेजड़ी पर लगने वाला कीड़ा है एक जो इसको नुकसान पहुंचाता है, जिसका नाम है सेलेस्ट्रेना। क्या नाम है? सेलेस्ट्रेना। और एक कवक यहाँ पे इसके अंदर पाई जाती है जिसका नाम है गाइकोट्रमा। तो सेलेस्ट्रेना, गाइकोट्रमा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये कुछ वैज्ञानिक शब्द आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। सेलेस्ट्रेना, गाइकोट्रमा। ठीक है, चलिए ऑपरेशन खेजड़ी, यहां मिस टाइप हुआ है, इसको ऐसे लिखना, ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा ये जो है सन पूछा जाता है इसका 1991 के अंदर है, खेजड़ी को बचाने से संबंधित ऑपरेशन खेजड़ा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब खेजड़ी के रक्षार्थ 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण के अंदर। अब जोधपुर ग्रामीण है, उस समय जोधपुर रियासत के अंदर पड़ता था, क्यों तब जिले थे नहीं, रियासतें थी, तो जोधपुर रियासत के अंदर ये पड़ता था। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना है और स्क्रीनशॉट लो। मैं अभी आगे और बता रहा हूं आप लोगों को, अभी खेजड़ी पूरी नहीं हुई, अभी अपने एक जीजीडी फैक्ट के माध्यम से खेजड़ी से संबंधित थोड़ा सा और पढ़ते हैं। और अमृता देवी, माता अमृता देवी बिश्नोई कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? माता अमृता देवी बिश्नोई। तो माता अमृता देवी बिश्नोई के बारे में भी और जान लेते हैं। देखो कहां है ये खेजड़ली मेला पड़ता है, यहाँ पे ये कहां है? जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर। भाद्रपद शुक्ला दशमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसमें से सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक, इस दिन संवत 1787 या सन पूछे तो 1730 खेजड़ी के वृक्षों के रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपना बलिदान दिया था, अपने प्राणों का बलिदान दिया। खेजड़ली आंदोलन के समय जोधपुर शासक कौन थे ये पूछे तो ध्यान रखना, अभय सिंह जी थे। 1730 में कौन थे? अभय सिंह जी। हाकिम गिरधारी दास को भेजा था यहाँ पे वृक्ष काटने के लिए। अभय सिंह जी के मंत्री जो है गिरधारी सिंह जो थे, इनको यहाँ पे भेजा गया था आदेश देकर के भैया वृक्ष काट के लाओ, दुर्ग के दरवाजे बढ़ाने। और फिर सैनिकों ने जो है हरे वृक्ष काटने लग गए, तो इसलिए यहाँ पे विरोध हुआ था। खेजड़ली ग्राम बिश्नोई समाज का पवित्र स्थल है। 1978 से 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर महाराजा हरे भरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, जोधपुर महाराजा द्वारा जो हरे भरे पेड़ जो काटने के आदेश दिए उनसे बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 बेटियों आशु, भागु और रत्नी, इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, याद रखना, आभार। ठीक है, आभार सहित 363 लोग, यानी कि उसमें से 69 महिलाएं और 264 पुरुष जो है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अमृता देवी मृगवन भी है यहाँ खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण में, और वन संरक्षण क्षेत्र में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार भी दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को खड़नाल नागौर में
और परबतसर डीडवाना कुचामन में वीर तेजा जी का मेला भी होता है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन को छोड़ के ये पूरा का पूरा खेजड़ी और इससे संबंधित फैक्ट है। तो मैंने पहले भी दिया है और पहले भी पढ़ाया क्लास में, लेकिन जब रिलेटेड क्लास है तो साथ साथ में अपन ने इसको कवर कर लिया। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब खेजड़ी आपके पूरा हुआ तो बढ़ते हैं अपन रोइडा की तरफ। रोइडा का ये जो फूल होता है ना, देखो मिक्स कलर है, ऑरेंज, नारंगी, नारंगी, पीला वगैरह सब मिक्स है इसमें। इसको कहा जाता है हिरमिच कलर। क्या कहा जाता है? हिरमिच कलर कहा जाता है। अब देखो एक जरविल नामक चूहा होता है, मैं तो भूल जाऊंगा यदि बाद में, तो ध्यान रखना। जरविल चूहा होता है, वो इसको नुकसान पहुंचाता है इस रोइडे के पेड़ को। ठीक है, राजस्थान का क्या कहा जाता है? राज्य पुष्प कहा जाता है तो पूरा पेड़ है भाई, ये देख लो, ये रोइडे का पेड़ है पूरा, इस पे लगते हैं जो फूल है ना, वो राज्य पुष्प का दर्जा इनको मिला है। 31 अक्टूबर 1983 है ये भी। वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। उपनाम राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, मारवाड़ की मरुशोभा या राजस्थान की मरुशोभा आदि नामों से इसे जाना जाता है। और ये उपनाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। रंग इसका कैसा है? हिरमिच। और इसकी लकड़ी की जो मतलब इसका लकड़ी जो होती है ना, इसकी इतनी मजबूत होती है इसकी लकड़ी कि इसकी लकड़ी का प्रयोग बंदूक की बट बनाने में किया जाता है। जो पीछे जो बंदूक का हत्था होता है ना, उसको बनाने के अंदर इसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब आजकल की बंदूकें तो पता है कैसी आ गई पूरी, मतलब ये कह सकते हो आप कि ये आ गई है, इसको क्या बोलते हैं, धातु से रिलेटेड। ठीक है, धातु की बनी आ गई। अब पहले जो लकड़ी वाली बंदूकें आती थी, ठीक है, उसके अंदर उसकी ये बट बनाई जाती थी। ठीक है, अब थे यूनी के पास कह दो कोई लोखंडी बंदूक ले रहा को, और गुरु जी इम कटला गुड़ी रोइडे लकड़ी बताओ, देखे तो थोड़ी बताई जी। वो पहले लकड़ी के हत्थे वाली आती थी ना, वो देख ठाकुर गब्बर सिंह के समय की बात है, उस समय जो बंदूकें चलती थी उसकी बट बनाई जाती थी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और जरविल नामक चूहा ध्यान रखना, ये नुकसान पहुंचाता है बेटा, बदमाश चूहा है, ये रेगिस्तानी चूहा है। ठीक है, अब इसके अलावा और वनस्पतियां पढ़ते हैं अपन। अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो वनस्पतियां, और इसके अलावा जो है कल भी वनस्पति से रिलेटेड ही क्लास आने वाली है। देखो साथ साथ में चित्र भी लिए हैं ताकि आप लोगों को जो है ऑडियो विजुअल दोनों फायदा मिले। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा प्रश्न और कैसे बनते हैं, तो मैंने आप लोगों को अपने जीजीडी ऐप के माध्यम से बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज दे रखी है टॉपिक वाइज, उसे जरूर अभ्यास कर लेना, बाद में पछताने का काम नहीं। अब तो समय बचा है बिल्कुल ही कम, 6 महीने हैं, लगा दो पूरा जोर। ठीक है, अब जो है पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ढाक और पलास के वृक्ष, क्या ढाक और पलास, सीधा सट प्रश्न बनता है। इसको कहा जाता है जंगल की आग। इसे क्या कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उपनाम जंगल की आग और फागुन का पाहुन। ठीक है, फागुन रो पाहुन यूं क्या, फाल्गुन का मेहमान कह सकते हो। पाहुन रो मतलब क्या है? मेहमान, पावना, मारवाड़ी में क्या कह दिया करे? पावना और पाहुन। तो ये क्या होता है कि फाल्गुन का महीना, यानी कि आप मान के चलो कि होली के आसपास इसके फूल आते हैं, जो दिखते हैं ऐसे जंगल में जैसे आग लगी हो। दूर से देखता है ना कोई, उसे ऐसा ही कलर दिखता है। देखो इसका कलर कैसा है, इस वजह से तो ऐसे लगता है जैसे कोई आग लगी हो, इसलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है। और फाल्गुन का पाहुन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सर्वाधिक जो है बनास के बेसिन में ये ज्यादा होते हैं, यानी कि जिला पूछे तो ध्यान रखना कि राजसमंद के अंदर, जिला पूछ ले तो राजसमंद के अंदर ज्यादा होते हैं ये। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये खस जो है एक तरह की घास होती है, और इसे सीधे सीधे ध्यान रखना, आपको सुगंधित घास होती है। कैसी होती है? सुगंधित घास होती है। कूलर की जालियां वगैरह इसमें भी लगाया जाता है इसे। ठीक है, कूलर की जालियां होती है ना, उसमें भी लगती है। सुगंधित घास है। ठीक है, इत्र बनाने के काम आती है, सुगंधित है इसलिए इत्र बनाने की भी काम आती है। वैसे इत्र बनाने का जो सबसे पहला यहाँ पे प्रयास किया था ना, वो अश्वत्थ बेग ने किया था, पुष्कर के अंदर गुलाब से इत्र बनाने का काम। ठीक है, ठीक है, मैं कहा था। चलिए सर्वाधिक जो है भरतपुर, टोंक, कैकड़ी, सवाई माधोपुर, करौली और गंगापुर सिटी, नए जिलों में ध्यान रखना है, कैकड़ी और गंगापुर सिटी भी शामिल हो गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये खस के जो है ना जिले बहुत बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट लगाना। ये खस नाम की जो घास है, ये इनके जिले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, अब इसके अलावा आओ भैया सालर के वृक्ष में। तो सालर में क्या बनता है प्रश्न, सीधी सीधी बात बताऊं था,
और पूछे कि उपयोग कटक है, तो इसका उपयोग पैकिंग में डिब्बे बनाते हैं। पहले आप लोगों को पता हो, खपच्ची तो नहीं कहते उसको, बिल्कुल से परत सी आती थी, ठीक है ना। अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर उसको जो है लोहे की एल्यूमिनियम की पट्टी चारों तरफ लगा के पैक किया जाता था। वो जो आती थी वो सालर के वृक्ष से उतारी हुई उससे बनती थी, ठीक है। तो पैकिंग सामग्री और गोंद निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये सालर के वृक्ष का। उदयपुर और सलूम्बर में ये सबसे ज्यादा है। पहले उदयपुर पढ़ते थे, अब वर्तमान में सलूम्बर जिला अलग बन गया तो सलूम्बर भी पढ़ते हैं। तो उदयपुर और सलूम्बर में ये सर्वाधिक है। और अरावली में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसको ये मत समझ लेना कि इसकी ऊंचाई जो है 450 मीटर तक होती है, नहीं। अरावली पर्वतमाला के अंदर 450 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तब उसके बाद में ये ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे नीचे भी पाए जाते हैं लेकिन वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके का सालर जो है वृक्ष दिखता है, ठीक है। चलो ले लो भाई स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। हाँ, अब एक स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है जिसमें जो है मुख्य मुख्य घासें सारी की सारी मैं आप लोगों को कवर करवा देता हूं। ये घासें कैसी होती है? ये होती है प्रोटीन युक्त घासें। कैसी होती है? प्रोटीन युक्त। क्या प्रोटीन युक्त है तो गुरुजी खा सकते हैं क्या? अपन नहीं खा सकते, अपन नहीं खा सकते क्यों? अपने घास पचाने वाला जो है अंग अब आता ही नहीं, अब है ना। अपेंडिक्स पहले काम में आती थी भाई, जब सेलुलोज वगैरह पचाना पड़ता था तब काम में लेते थे। अब तो उसका कोई है ही नहीं होता, उससे ही अंग बन गया है अपेंडिक्स, है ना। जब भी देखो किसी के अपेंडिक्स का दर्द होता है तो अपेंडिक्स निकाल देते हैं कि ये तो ऐसे ही पड़ा है, मुंह में पड़ा है ये तो शरीर के अंदर। तो अपन के खाने की नहीं है, पशुओं के खाने की है। प्रोटीन युक्त घासें हैं, ठीक है। अब इसमें से ये डायरेक्ट भी पूछते हैं, सेवण, धामण, करट, अंजन, ये सब क्या है? तो ये घासें हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्य मुख्य पढ़ लेते हैं। अब घास पढ़े तो देखो विश्व की सबसे लंबी घास सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ये बांस है, ये बांस का पेड़ नहीं होता, बांस को भी घास ही कहा जाता है, जो विश्व की सबसे लंबी घास कहलाती है, ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम इसका बैम्बू है या बंबू है। क्या? बंबू। उपनाम इसका, इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। और यहां पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है। ये क्यों कहलाता है? क्योंकि बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में ज्यादा होता है, आदिवासी बेल्ट में ज्यादा होता है, तो इसलिए आदिवासियों का हरा सोना ये कहलाता है। सबसे लंबी घास इसे माना जाता है और सर्वाधिक बांसवाड़ा में। नाम हुई याद रजी कि बांस कटेगा बांसवाड़ा के मायने शी तो सट याद रजी, इनके मतलब थान जोर लगाने का काम नहीं है। अब देखो दूसरे नंबर सेवण, ये ज्यादातर जो है लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, लाठी सीरीज में ज्यादा पाई जाती है। इस सेवण के घास में गोडावन पक्षी ज्यादा अंडे देते हैं ये, तो इसे गोडावन की शरण स्थली भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना साथ में। वैज्ञानिक नाम इसका लस्यूरस सिडिकुस, लस्यूरस सिडिकुस वैज्ञानिक नाम है। स्थानीय नाम इसे लिलोन के नाम से जाना जाता है और लाठी सीरीज में अधिक है। साथ ही साथ एक लाइन अलग से और लिखना कि गोडावन की शरण स्थली भी इसे कहा जाता है, इस सेवन घास को। यह भी प्रोटीन युक्त घास है, ठीक है। दामन घास, ये भी प्रोटीन युक्त है, दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है और इसकी जड़ का उपयोग जो है मधुमेह में किया जाता है। मधुमेह की बीमारी जो शुगर जिसको बोलते हो आप, डायबिटीज, उसके इलाज के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। किसका? दामन घास का, ठीक है। इसके अलावा ये दो जो है विदेशी है, विदेश से आयात की हुई है। एक तो है मोप्पन जो जिम्बाब्वे से मंगाई गई है, आयातित है, और एक है निप्पन। निप्पन एक द्वीप भी है वैसे जापान के अंदर, तो ये जापान से आयातित है और ये जिम्बाब्वे से आयातित है। तो मोप्पन, निप्पन ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा करत, अंजड़ ये भी पूछी जाती है, तो ये भी एक तरह की राजस्थान में पाई जाने वाली घासें हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीजें। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? चलिए अच्छा, अब मैं बता दूं आप लोगों को कि कल गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार जो ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज सोल्ड आउट हो चुकी थी, बहुत सारे मैसेज उसके बाद भी आए और विद्यार्थियों ने बहुत सारी मतलब रिक्वेस्ट भेजी है। तो ये 3 दिन का अवसर दे रहा हूं मैं फिर से, ये 3 दिन लास्ट अवसर है। इसके बाद में भले आप देखो माथे फोड़ दो, फिर भी मैं जो है फिर नहीं खोलूंगा इसे। तो बाय नाउ का ये 3 दिन का अवसर है, इन 3 दिनों में आपको ज्वाइन करनी है तो कर लेना। इसके बाद में जो है ये पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो जाएगी। मतलब गुरुवार को आप मान के चलो कि बुधवार की रात 12 बजे के बाद से ही आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा ज्वाइन करने का। अब लास्ट डेट तक फिर मत जाना, जो है ज्वाइन कर लेना, करना है तो। और फिर बाद में फिर भले कितनी रिक्वेस्ट है, जो बाद में लास्ट मौका है ये आप लोगों के पास। इसके अलावा पशु परिचर की अब देखो डेट वेट सब फाइनल होके आ चुकी है। तो अब आप लोग टॉपिक वाइज अभ्यास यदि कर चुके हैं
तो मॉक टेस्ट पेपर मिला लेना, और नहीं किया है तो देख लो, आपकी आवश्यकता के अनुसार हम लोगों ने आप लोगों को हर तरह की सुविधा दे दी है। अब फिर बाद में इधर उधर भटकोगे, पूछोगे तो जितने में समय निकल जाएगा। ठीक है, तो सही समय पे सही निर्णय लेना सीखो और सही चीज की पहचान करना सीखो। उसके बाद में आप लोगों को तैयारी में जो है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।